नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत। मैं बीरबल धाकड़, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे 12th एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम की क्लास है, जिसमें फ्रूट कल्टीवेशन की बात करेंगे। 12th क्लास एग्रीकल्चर फ्रूट प्रोडक्शन में चैप्टर 13, कौन सा चैप्टर 13 पढ़ेंगे। चैप्टर 13 यानी सेकंड वाला है फ्रूट कल्टीवेशन। कौन सा है? फ्रूट कल्टीवेशन। तो जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको याद करना है और वैसे ही इसको नोट डाउन कर लें। क्या कर लें? नोट डाउन कर लें। और बोर्ड में इसी तरह से आएगा जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जैसे क्वेश्चंस आएगा, ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, राइट द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अर्थात बहुत सारे अपने हेड्स जानना है। जैसे ही वो अपने पास आएगा क्वेश्चंस, तो अपन लोग क्वेश्चंस को पहचान लेंगे। सेम टू सेम ऐसे मिलेगा, राइट द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप अंडर द फॉलोइंग हेड्स। या ये भी कह सकता है क्या, डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप। क्या कह सकता है? डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप। तो सारे जो है ना हेडिंग ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चंस कैसे भी चेंज हो जाए, हमने क्या करना है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप करना है ना। तो हमारे फॉलोइंग एड्स की बात कही गई है, तो अपन फॉलोइंग एड्स की बात करेंगे। क्या करेंगे? फॉलोइंग एड्स की बात करेंगे। तो हमारे पास हेड देखेंगे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लोग वो डालेंगे क्वेश्चंस का आंसर डालेंगे और उसमें आंसर में लिखेंगे हम लोग, है ना, ग्रेप कल्टीवेशन। हेडिंग्स क्या हुई हमारे पास? ग्रेप कल्टीवेशन। क्या हेडिंग हुई? ग्रेप कल्टीवेशन। ग्रेप कल्टीवेशन डालने के बाद हम नीचे से लिखेंगे नंबर 1 बॉटनिकल नेम। क्या लिखेंगे? बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम हमारे पास विटिस वेनिफेरा। सबसे पहले ये वाला पॉइंट आएगा, है ना। तो उसका ये नाम हो गया। फिर उसकी फैमिलीज डालेंगे नंबर 2 डाल करके, और विटेसी। कौन सी है? विटेसी या वाइटेसी बोल सकते हैं। तो इसका डालेंगे। तो ये बॉटनिकल स्टेटस हो गया इसका। उसके बाद हम बात करेंगे ओरिजिन सेंटर, अर्थात ये देश के अंदर या विदेश में कहाँ से आई है, अर्थात इसकी पहली बार खेती कहाँ देखी गई थी। तो हम बात करेंगे कैस्पियन सी इन रसिया, यानी कैस्पियन सी कहाँ पर है? रसिया में है। ठीक है ना। क्या है? रसिया में। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेप, अर्थात अंगूर हमारी लाइफ में क्या काम आते हैं, तो इनका इम्पोर्टेंस बताना है। क्या बताना है? इम्पोर्टेंस बताना है। तो हमने अंगूर तो देखे ही हैं, तो अंगूर की खेती में हम बात करेंगे इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स, अर्थात अंगूर के अंदर कार्बोहाइड्रेट 15 to 25% तक होती है, ग्लूकोज 8 to 13% होती है, फ्रक्टोज 7 to 12% इस तक होती है। ठीक है ना। ये परसेंटेज इनकी दी गई है। उसके बाद हम बात करें ग्रेप यूज इन द 82%। कितनी परसेंट? 82% यूज होती है किसमें? वाइन, अर्थात शराब बनाने में। पूरी जितना अंगूर का उत्पादन होता है उसका 82% यानी 82% किसमें चला जाता है? शराब बनाने में। तो कितनी परसेंट शेष बचा? 18%, अर्थात 18%। 18% में से 9% किसमें चला गया? दाख बनाने में। तो फिर शेष 9% किसके में चला गया? डायरेक्ट फ्रूट खाने में। अर्थात गर्मियों के दिनों में जब अंगूर खाते हैं ठेले पे से लेके, वो डायरेक्ट जो खाए जा रहे हैं वो कितने परसेंट हैं? 9%। 9% कहाँ है? दाख, जो कि किशमिश कहते हैं। अपन लोग कहाँ से लाते हैं? परचूने की दुकान से, वही वाली। तो 18 हो गए और 82% किस में चला गया? वाइन बनाने में, शराब बनाने में। अर्थात बोतल आती है ना शराब की, अंगूरी अंगूरी, वही वाली। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये इसका जो प्लांट्स है ना, किसका? ग्रेप्स का, वो अच्छे से ग्रोथ करे, सरवाइव करे। इसके लिए कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, उस क्लाइमेट के बारे में। ये वाला जो क्लाइमेट लिखा है वो उसके लिए एडेप्टेबल है, बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करता है प्लांट्स, है ना। तो क्या होना चाहिए? एग्रो क्लाइमेट्स की रिक्वायरमेंट कैसी होती है, अर्थात ये जो ग्रेप का जो क्रॉप है वो अच्छे क्लाइमेट्स के लिए क्या जिम्मेदार है, इसमें वो जानेंगे कि ग्रेप इज द ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, अर्थात ये जो ट्रॉपिकल मौसम में बहुत अच्छे से सरवाइव करता है इसका प्लांट। बट द ग्रोवन द सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल भी बहुत अच्छा है इसके लिए, जैसे है ना मध्य प्रदेश में भी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ड्राई वेदर यानी क्या होना चाहिए? मौसम कैसा होना चाहिए? सूखा होना चाहिए, मॉइस्चरी वाला नहीं होना चाहिए, तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग लग सकता है। हेल्प इन द कंटिन्यूस ग्रो ऑफ वाइन्स थ्रू आउट ऑफ द ईयर्स, यानी पूरी साल अच्छा मौसम रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बढ़िया, कंटिन्यूस।
अगला हम बात करते हैं इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए, क्या चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए। तो सॉइल की बात करेंगे। तो ग्रेप कल्टीवेशन करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्लांट को हम लगाना चाहते हैं वो सॉइल कैसी होनी चाहिए, जिस जगह लगाना चाहते हैं वह सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो जिस सॉइल में हम लगाएंगे वह उसके अनुकूल होनी चाहिए, यदि अनुकूल नहीं हुई तो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हम बात करते हैं लोमी सॉइल। इसके लिए अच्छी सॉइल कौन सी है, लोमी, इसे हिंदी में हम दोमट के नाम से जानते हैं। तो लोमी सॉइल होना चाहिए विथ वेल ड्राइनेज, उसमें जल निकास अच्छे से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जल निकास अच्छे होना चाहिए, अर्थात वेल ड्राइनेज होना चाहिए, है ना। फैसिलिटी सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द ग्राम, तो वो क्या नाम, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स की कल्टीवेशन करने के लिए हमें सॉइल कैसी होनी, लोमी होनी चाहिए, सैंडी लोमी भी चल जाएगी, उसमें ड्राइनेज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, हाँ, ड्राइनेज फैसिलिटीज अच्छी होना चाहिए। फॉर द क्रॉप सॉइल इज द हैविंग पीएच वैल्यू इज द 6.5 to 7.5 होना चाहिए, अर्थात मिट्टी हल्की अम्ली चल जाएगी। कैसी चल जाएगी, हल्की अम्ली चल जाएगी, है ना, एसिडी हल्की। क्या वो 7.5 थोड़ा सा मामूली है, अर्थात कैसी होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। आर द मोस्ट सूटेबल, ऐसी सॉइल जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो वह सूटेबल मानी जाएगी। ऑर्गेनिक्स मैटर शुड बी, है ना, तो ऑर्गेनिक मैटर यानी देशी खाद बोलते हैं इसको, तो खाद की मात्रा भी होनी चाहिए, है ना। ऑर्गेनिक मैटर शुड बी अवेलेबल इन सॉइल फॉर गुड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, यानी फसल की अच्छी उत्पादन के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, लोमी सॉइल होना चाहिए, अच्छा जल निकास होना चाहिए, है ना, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। ये सारी बातें आपको जैसे मैंने बताई गई है ना, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज, ऐसा लगेगा या हिंदी मीडियम पढ़े या इंग्लिश मीडियम पढ़े, है ना। चलो ठीक है, अब आती है प्लांटिंग, अर्थात हम लोग ग्रेप कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो इसके प्लांटिंग करने का टाइम क्या है। तो यहाँ पर प्लांटिंग करने का टाइम दिया है, कब हम प्लांटिंग करें इसकी। तो प्लांटिंग करने के लिए अक्सर अक्टूबर का मौसम दिया गया है, अक्टूबर में प्लांटिंग करेंगे। कब करेंगे, अक्टूबर, अर्थात रवि मौसम में। किसमें, रवि मौसम में इसका प्लांटिंग करेंगे। वाइन शुड बी दी हैविंग 5 से 6 बर्ड, और जो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जो इसकी कटिंग लगाएंगे उसमें 5 से 6 बर्ड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 से 6 बर्ड्स होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, बर्ड, जिनसे कि क्या निकलेगी, बर्डिंग हो सके या कलकायन हो सके। अब आती है नेक्स्ट बात, प्लांटिंग डिस्टेंस। प्लांटिंग डिस्टेंस क्या होती है, जब हम हेक्टेयर के अंदर लगाएंगे तो एक दूसरे से पौधे की दूरी नापेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये पूरा एक 1 हेक्टेयर का खेत है, ये, है ना, एरिया है, इसमें हम लाइनें बनाएंगे। ऐसे क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे इस तरह के, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे लाइन। तो एक 1 लाइन यानी एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी दूरी पर होना चाहिए, 2 से 3 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है तो 2 से 3 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 से 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। फिर क्या दिया, दूसरा प्लांट टू प्लांट की दूरी, अर्थात एक प्लांट यहाँ लगाया जाएगा तो दूसरा प्लांट यहाँ लगाया जाएगा, और दोनों के बीच की दूरी भी उतनी ही होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 2 से 3 मीटर की दूरी। तो लेंथ भी और विड्थ भी दोनों ही कैसी होना चाहिए, सेम है इसमें ज़्यादातर, है ना। तो ये हो गई प्लांटिंग डिस्टेंस, 2 से 3 मीटर और 2 से 3 मीटर की लंबाई और चौड़ाई की बात कही है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास प्लांटिंग मेथड्स, अर्थात हम इसका सीड लगाएंगे, लीफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किस विधि से प्रोपेगेटेड करेंगे। तो हम ग्रेप को अक्सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या करेंगे, अंगूर की 1 सीजन यानी 1 सीजन पुरानी शाखा को कटेंगे, कटिंग करेंगे और उसके लगाएंगे। तो हम लोग प्लांटिंग के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर मेथड्स का यूज़ करेंगे। किस मेथड्स का उपयोग करेंगे, है ना, मेथड्स दिए, प्लांटिंग मेथड वो स्क्वायर मीटर की दिए, मोस्टली कॉमनली यूज होती है ना प्लांटिंग के लिए स्क्वायर मेथड, जो मैंने बताई है ना, इस तरह की। स्क्वायर मेथड का मतलब है 3 मीटर इधर है तो 3 मीटर इधर है, ये 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक
और 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो तीन कैसे हो गए, दोनों बराबर हो गए तो स्क्वायर मेथड कहलाएगी। यदि हम 2 × 2 ले सकते हैं, दूसरा बनाया अपन लोग छोटा, तो यहाँ से 2 मीटर ये हो गया तो 2 मीटर ये हो गया, ऐसे में और ऐसे में हो गया। तो प्लांटिंग मेथड स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। किसका करेंगे, स्क्वायर मेथड्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे ही आप इसको करते जाएंगे, है ना। अब देखेंगे प्रोपेगेशन मेथड जो मैंने बताया। अभी प्रोपेगेशन मेथड में क्या करेंगे अपन लोग, हार्ड वुडन कटिंग करेंगे। क्या करेंगे, हार्ड वुडन कटिंग। कहीं एक अंगूर की बेल लगी हुई है किसी के यहाँ, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक वो लेके आएंगे। कहीं किसी के घर पे एक पंडाल बनी हुई है ना, और उस पर अंगूर की बेल चढ़ी हुई है। क्या है, अंगूर की बेल चढ़ी हुई है ऐसे, तो उसकी अपन है ना बेल जो बोलते हैं उसको क्रीपर्स, इसकी कटिंग करके लाएंगे कहीं से कटिंग। तो क्या कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये आ गई हमारे पास एक ब्रांच। क्या आ गई, एक ब्रांच आ गई इसकी। तो इस तरह की ब्रांच ले ली हमने, ठीक है, क्या ले ली, ब्रांच। इसी को बोलेंगे हार्ड वुडन कटिंग। क्या बोलेंगे, प्रोपेगेशन बाय हार्ड वुडन कटिंग। तो एक हार्ड वुडन कटिंग ले लेंगे और ले करके हम उसको सॉइल के अंदर लगा देंगे। क्या कर देंगे, सॉइल के अंदर लगा देंगे, है ना। द कटिंग मे बी 20 to 30 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 20 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। और 1 सीजन ओल्ड होनी, लेंथ हो गई टेकन फ्रॉम द 1 सीजन ओल्ड। ये कितने सीजन ओल्ड ली थी हमने, 1 सीजन ओल्ड, 1 साल पुरानी होनी चाहिए कम से कम। कैन बी आफ्टर द प्रूनिंग, जब हम इसकी क्या करेंगे, जो पुरानी शाखा है उनको काट पीट के सफाई करेंगे, उसी समय इसकी प्रोपेगेशन कर देंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो प्रोपेगेशन मेथड क्या है, प्रोपेगेशन बाय हार्ड वुडन कटिंग, द कटिंग मे बी 20 to 30 सेंटीमीटर लेंथ टेकन फ्रॉम द 1 सीजन ओल्ड मैच्योर कैन्स आफ्टर द प्रूनिंग। क्या है, तो प्रूनिंग का मतलब हुआ कि उसके अंदर जो बेल्स हैं ये, इसके अंदर की जो है ना ये काट दी, तो कटाई छटाई बोलते हैं हिंदी में, उस समय इसका करेंगे। अब आता है जब अपने पास प्रोपेगेशन हो गई, लगाने की विधि हो गई, जब फसल लग गई है यानी प्लांट्स खड़े हो गए हैं, तो अब पानी देने की ज़रूरत है। तो पानी देने को क्या बोलते हैं हम लोग, इरिगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलेंगे। तो इरिगेशन कब करना चाहिए जरा देखें, तो 6 से 8 डे इन समर डे। समर में कब करेंगे हम लोग, गर्मियों के दिनों में 6 से 7 दिन के या 6 से 8 दिन के अंतर से अल्टरनेट करते रहते हैं। तो हम बात करेंगे 15 से 14 डे इन द विंटर। सर्दियों के दिनों में हम लोग इसको 14 से 15 दिन में इसकी इरिगेशन करेंगे, और गर्मियों के दिनों में 6 से 8 में। जल्दी जल्दी क्यों करेंगे गर्मियों में, समर में, क्योंकि कुछ तो पत्तियों से ट्रांसपिरेशन होगा, कुछ सॉइल से एवापोरेशन हो जाएगा, तो इसलिए पानी गर्मी में ज़्यादा लगेगा। और विंटर डे में क्या लगेगा, 14 से 15 दिन में, अर्थात 14 to 15 डेज में करीबन इसका अपन लोग इरीगेटेड करेंगे इसको। अब आते हैं हम लोग वैरायटी कौन सी लगाएंगे, तो हम बताएंगे थॉमस सीडलेस है, ब्यूटी सीडलेस है, अनाबेसाई है ना, दिलखुश है, परलेट है। ये जो वैरायटी हैं बहुत अच्छी इम्प्रूव वैरायटी हैं। क्या हैं ये, इम्प्रूव वैरायटी, इनको अक्सर लगाते हैं हम लोग काय के लिए, अंगूर के लिए, यानी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप। सीडलेस भी आते हैं, कुछ ऐसी होते हैं सीडलेस का, पूसा सीडलेस, इसको बोलेंगे पूसा सीडलेस। कौन सी बोलेंगे, सीडलेस। पूसा सीडलेस से मतलब ये है कि इनके अंगूर के अंदर सीड नहीं मिलेगा, है ना। बेंगलोर ब्लू है, ये अच्छी वैरायटी, इम्प्रूव वैरायटी है। आपको 4 लिखना है करीबन, मैंने 4 से ज़्यादा लिखी, 1-2 आप एग्जाम में भूल गए तो ठीक है ना, तो 1-2 एक्स्ट्रा हो गया। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया अभी तक, क्या क्या हेडिंग्स हो गई, कहाँ तक आ गया, इरिगेशन हो गया, प्रोपेगेशन हो गया, वैरायटी हो गई, क्या हो गई, वैरायटी हो गई। अगला क्या आएगा देखेंगे हम लोग, पेस्ट मैनेजमेंट। क्या आएगा, पेस्ट मैनेजमेंट, अर्थात हम इंसेक्ट कैसे कंट्रोल करना है, इंसेक्ट कैसे डैमेज करता है। तो आपको ये इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, इंसेक्ट। तो देखो आपको ये कीड़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये इंसेक्ट है। इंसेक्ट पत्तियों को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहा है। देखो आप क्या कर रहे हैं, इनमें पत्तियां डैमेज हो गई, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर पेस्ट मैनेजमेंट आ गया। तो पेस्ट मैनेजमेंट तो ग्रेप में कौन से लगते हैं, ग्रेप बीटल बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, ग्रेप बीटल। ये लगा हुआ है दिख रहा है ना, ग्रेप बीटल। तो ग्रेप बीटल इस तरह से पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा बात, अब इसको अपने कंट्रोल करना है, ग्रेप बीटल को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल के, मोनोक्रोटोफॉस 0.0% का घोल बनाएंगे टंकी में और अपन लेके स्प्रे कर देंगे, क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे उस पर। तो क्या आ जाएगा, है ना, या कार्बरी 150 WP में, WP का मतलब होता है पाउडर आएगा और वो वेटेबल पाउडर होता है, वेटेबल पाउडर। इसको पानी में घोलो और स्प्रे कर दो, क्या कर दो, ऐसे। उसके बाद दूसरा हमारे पास इंसेक्ट आता है, वह है थ्रिप्स। क्या है, थ्रिप्स। थ्रिप्स कैसे होते हैं वो देख लो, ये दिखाई दे रहे हैं, ये ना, ये फ्रूट्स पर है ना, दिखाई दे रहा है ना थ्रिप्स। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, गांव में माऊ के नाम से भी मान लो। तो इस तरह से हम लोग इसे मान सकते हैं कि थ्रिप्स यानी बारीक कीड़े होते हैं। ये भी रस चूसते हैं, क्या करते हैं, ये फ्रूट्स पर आ गए और फ्रूट्स पर रस चूस रहे हैं, देखो ये है ना, क्या कर रहे हैं, रस चूस रहे हैं। तो इनको भी मोनोक्रोटोफॉस 0.8 का अपन घोल डाल देंगे तो ये भी मर जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये भी मर जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, डिसीज एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर कौन कौन सी डिसीज लगती है देखेंगे, इसके अंदर ग्रेप के अंदर। तो ग्रेप में कल्टीवेशन के साथ साथ में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इंसेक्ट की भी प्रॉब्लम थी, अब डिसीज की भी प्रॉब्लम थी। तो डिसीज प्रॉब्लम को कैसे सूट आउट किया जाए, तो ये हम देखेंगे डिसीज मैनेजमेंट। पाउडरी मिल्ड्यू, कौन सी, पाउडरी मिल्ड्यू, अर्थात हम देखते हैं कि अंगूर के ऊपर देखो आपको क्या दिखा रहा है, मोमी जैसी रचना दिखाई दे रही है, ये इसी को ही पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज कहते हैं। पूरे अंगूर पर फंगस लग चुका है, क्या लग चुका है, फंगस। तो ये फंगस की वजह से सारे अंगूर डैमेज हो जाएंगे। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू है, इसको मैं कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए बोर्डो मिक्सर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, या फिर कार्बन डाइजाइल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका घोल बना करके हम लोग अंगूरों पर पहले से स्प्रे करते रहेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दूसरी क्या प्रॉब्लम में देखें, पाउडरी मिल्ड्यू आ गया, है ना, कौन सी आ गया, पहले डाउनी मिल्ड्यू था, अब पाउडरी मिल्ड्यू आ गया। तो पाउडरी मिल्ड्यू भी सेम टू सेम वही स्थिति बनती है, ये पाउडरी मिल्ड्यू है, देखो इससे डैमेज हो गए, क्या हो गए, डैमेज हो गए। ये भी वही है, ये भी फंगस की है और ये भी फंगस की है, दोनों ही फंगस डिसीज हैं, दोनों का कंट्रोल मेजर भी कैसा है, लगभग सेम है। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं और अगले आगे जाएं इसमें, तो बीमारियां और भी आ गई यहाँ पर हमारे पास। एंथ्रेक्स, कौन सी डिसीज आ गई, एंथ्रेक्स आ गई, कौन सी आ गई, एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स डिसीज आ गई, एंथ्रेक्स डिसीज की कंट्रोल करना है तो इसमें भी क्या होता है, ब्लाइटॉक्स का भी स्प्रे कर सकते हैं, शुड बी दी अप्लाइड आफ्टर द प्रूनिंग। जब हम लोग पत्तियां और जो छोटी मोटी पुरानी शाखा उनको काटने के बाद जब सफाई कर देते हैं उसके बाद स्प्रे कर देना चाहिए। किसका, है ना, बोर्डो मिक्सचर का भी कर सकते हैं, ब्लाइटॉक्स का भी कर सकते हैं, ये फंजीसाइड है, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एंथ्रेक्स को रोक सकते हैं। जब ये सारी रुक जाएंगी तो हम देख रहे हैं इसमें इस तरह की समस्याएं बन जाती हैं, है ना, एंथ्रेक्स में। तो हम बात कर रहे हैं अगला, नॉर्मली हम लोग यील्ड देखेंगे, जब कल्टीवेशन हो गई कंट्रोल कर लिया उसके बाद हम यील्ड देखेंगे, क्या देखें, यील्ड देखेंगे। तो नॉर्मली 15 से 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर निकल आता है, कितना आ जाएगा, 15 से 20 टन, टी बोले तो टन प्रति हेक्टेयर पर ईयर। एंड सीडलेस में क्या आएगा, 15 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। ये थोड़ा सा प्रोडक्शन लो हो जाता है, क्या हो जाएगा, लो हो जाता है, सीडलेस का प्रोडक्शन कम होता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस प्रकार से कि हमारे यील्ड तक का पूरी प्रोसीजर का सफ़र हुआ। तो ऐसे ही आपको याद करना है, क्या करना है, आपको भी याद करना है और संग संग में उन लोगों के पास भी पहुंचाना है जिनके पास ये पहुंचना चाहिए, ये उनका अधिकार है। मैंने आपको भी फ्री में दी है, आप भी उन स्टूडेंटों को पहुंचाने के लिए पुण्य कमाएं, अर्थात पापी बने रहोगे। थोड़ा सा आगे के लिए इसको शेयर कर दें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर लें। इस तरह आपकी वीडियो हमारी आती रही है आपके लिए, है ना। अब हम देखेंगे इसका अगला क्या है, थैंक यू। अब हम बात करते हैं इसकी, आपको इसमें मोबाइल नंबर नहीं दिया है, मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर।